एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन इसमें सीरो पॉजिटिव नहीं है, आर फैक्टर पॉजिटिव नहीं होगा, है ये भी जोड़ों की बीमारी है, लेकिन इसमें आपका आर फैक्टर पॉजिटिव नहीं होगा। इसको जरा देखते हैं ये क्या है। The spondylolitoarthropathies are the heterogeneous group of the disease characterized by axial and synovial involvement of both axial and peripheral skeleton। अब ये वो कहता है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है बीमारियों का जिसके साथ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है। अब एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस को मैं शॉर्टकट करता हूं, ये बहुत सारी चीजों से कोरिलेट है। वो कहता है कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस मोस्ट टिपिकल फॉर्म रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ये भी आर्थराइटिस की एक किस्म है। सोराइटिक आर्थराइटिस में भी ये हो सकता है। अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डिलोलाइटोआर्थराइटिस भी हो सकता है। आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज के साथ हो सकता है, मसलन आपकी जो उसकी जो डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ भी ये आ सकता है। आर्थराइटिस विद एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस के साथ भी हो सकता है, कोई आपके पेशाब की बीमारी के साथ भी आ सकता है। होता क्या है इसमें, आगे जरा लाएं, होता क्या है कि ये जो सार्कोलियाटिक जॉइंट है आपका, ये कूल्हे का जो जोड़ है जहां से रीढ़ की हड्डी ऊपर निकलती है, ये इसके अंदर भी इसी तरह की एंटीबॉडीज जाके वहां अटैक करती हैं और इस जोड़ को, जो इसके अंदर जो स्पेस होती है ना, उसको फिल कर देती है। इस जोड़ को जिन लिगामेंट ने पकड़ा होता है, पहले क्या करती हैं, उनके अंदर लफ्ज एक यूज होता है फेब्रोसिस। फेब्रोसिस ये होता है कि टिश्यू के अंदर चेंजेस ला के उसको हार्ड कर दें। जिन रेशों ने, जिन लिगामेंट ने, जिन टिश्यू ने इसको ग्रिप किया हुआ है, जो हमारी नर्व से मैसेज लेके इसको मूवमेंट कराते हैं, वो उनके अंदर फेब्रोसिस होता है। फिर उनके अंदर क्लासिफिकेशन हो जाती है और वो हार्ड हो जाते हैं, हार्ड होके हड्डी को यूं जोड़ के रख देते हैं। हड्डी के अंदर जो मूवमेंट करने की गुंजाइश है वो खत्म कर देती है। ये बेसिक इसकी पैथोलॉजी ये है कि ये स्ट्रक्चर, अगर आप आगे जाके ये दिखाएगा आपको कि नॉर्मल हमारे जोड़ के अंदर स्पेस होती है, ये इन लिगामेंट्स को फेब्रोट करके, क्लासिफाइड करके, इनको हार्ड करके, रिजिड करके हड्डी को मूवमेंट करने से रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इसका आसान तरीका भी यही होता है कि आप उसका इलाज कर रहे हैं तो आप इसकी गर्दन पे धागा रखें और नीचे टेल बोन पे धागा रखें। अगर कोई और डिजीज होगी तो धागा जो है वो बढ़ जाएगा, इसके अंदर धागा बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, क्योंकि ये डे बाय डे और स्क्वीज करती जाएगी। इसको कहते हैं बंबू स्पाइन। मैं और आसान कर, बंबू के सो, बांस देखा हो ना, बांस में जिस वो डार्ट से नजर आती है, मतलब आपके जो वर्टिब्रा हैं इनके निशान नजर आएंगे, वर्टिब्रा की मूवमेंट बंबू बन जाएगी, बांस बन जाएगी। तो इसको आम फैम क्या कहते हैं, बंबू स्पाइन। इसके अंदर लचक खत्म हो जाती है, ये मुड़ेगा भी ना तो पूरा ऐसे मुड़ेगा। अब अगर सूर की गर्दन देखिए ना, उसकी ऐसी हो जाती है। सूर भी एकदम ऐसे नहीं मुड़ सकता, वो भी थोड़ा यूं करके मुड़ता है। तो ये है बंबू स्पाइन। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो लिगामेंट्स होते हैं जिन्होंने बोन्स को स्ट्रेंथ देके मजबूत करके पकड़ा होता है, उनके अंदर फेब्रोटिक चेंजेस आएंगी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से। वो चेंजेस आके उसको वो हार्ड कर देगा, उसके अंदर सख्ती कर देगा, और बोन की जो मूवमेंट करने की सलाहियत है, जो उसके वो स्पेस को खत्म करके उसको क्या कर देगा, बांस बना देगा, बंबू बना देगा।
ये स्टार्ट किससे होगी? सैक्रोलियक जॉइंट से, ये यहां से स्टार्ट होगी और फिर ये पूरा आपका जो स्पाइन है, ये ऊपर वाला एरिया, ये सारा जो है हार्ड कर देगी, स्टिफ कर देगी। आगे चलो चलेंगे। इसका वो कहते हैं हॉल मार्क क्या है, बड़ा निशान क्या है? स्पाइन को फ्यूज कर देगी, जोड़ देगी, उसके अंदर से स्पेस खत्म कर देगी। बोन फ्यूजन ऑफ द sacroiliac joint and spinal apophyseal joint and intravertebral disc space progressively, slowly over time, आस्ता 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 उसकी मूवमेंट जो है वो स्टिक। और इसका एक टेस्ट है जो जेनेटिक टेस्ट है, HLA-B27। एक तो मैंने आपको झटका तो तरीका बताया है कि आप उसका इलाज कर रहे हैं तो धागा ले लें, यहां रख के नीचे रख लें, तो अगर उसकी स्पेस रिड्यूस होती जा रही है तो ये एनक्लोजिंग है, स्पेस बढ़ेगी नहीं। और जब इलाज आपका दुरुस्त में चल रहा है तो बगैर टेस्ट के आप ये कर सकते हैं कि जब आपका धागा बढ़ना शुरू हो गया, जिसका मतलब है कि आपकी दवाई काम कर रही है ना। मजे की छोटी सी साइंस। दिस इज अ क्लिनिकल अप्रोच होती है आपकी, कि आप उसको बेशक फीता भी रख सकते हैं कि इतने इंच की स्पाइन थी, मैंने इलाज किया तो ये रिड्यूस होगी, तो इसका मतलब है इलाज नहीं हो रहा, खराब हो गया, क्योंकि डे बाय डे प्रोग्रेस करेगा। ये जो जॉइंट का स्पेस है ये कम होता जाएगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम होती जाएगी। जब आप ठीक करेंगे तो यहां से क्लासिफिकेशन फाइब्रोसिस खत्म होगा तो स्पेस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी। अब ये एक ऐसा टेस्ट है जो बड़ा आसान सा है, हर बंदा अपने क्लिनिक पे कर सकता है, वगरना उसकी मूवमेंट अगर बेहतर होगी। और ये मैंने, अल्लाह का करम है कि ये हमने बड़े लोग ठीक किए। जो जॉइंट के अंदर स्पेस कम करने वाली दवाइयां हैं वो कौन सी है? वो कल्केरिया फ्लोर है। और डिस्ट्रैक्शन करने वाली कौन सी दवाई है? वो है सिफिलिन, ऑरोमेट। ऑरोमेट में बड़ी डिटेल पीछे करके आऊं कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट हैं वो ऑरोमेट की है। और ये ऑटोम्यून क्या है? ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। जितने भी 85 से कोई अबव मेडिसिन है, ये सारी की सारी इंसान अपने अंदर से खुद को मार रहा है। कोई बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, इसको किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी जहर की जरूरत नहीं है। ये जब खुदा नाराज हो गया तो ऑटोम्यून उल्टा हो गया। और फिर कारस्तानियां हैं हमारे पीछे, जो हमारी कंजेनिटल डिजीजेज आ रही हैं, जिसमें सिफिलिस है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये उसका शाखसाना आके यहां निकलता है। आगे चलेंगे। और आगे चलें, उस स्ट्रक्चर लेके आए जी। आगे चलें, बस बस। और आगे चलें। अच्छा इधर रोक दें, हाँ पीछे पीछे ले लें। बस रिस्क फैक्टर क्या है? मेल जेंडर, B27 इज पॉजिटिव होगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस होगा, फ्रीक्वेंट जीआई इन्फेक्शन होगा। जीआई इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होगा। असल में इसकी हिस्ट्री वही है। और हमने बेशुमार मरीजों को एनक्लोजिंग को मैंने, ठीक है, मेरे पास एक डॉक्टर थी खुद, उनका बच्चा था वो, बल्कि वहाँ कहीं अमेरिका पढ़ता था,
और उसको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस था। मेरे 6 महीने के ट्रीटमेंट से उसकी सारी मूवमेंट बिल्कुल ठीक होगी। और हमने अप्रोच ये ली थी कि फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस थी, तो हमने कार्सिनोसन ट्यूबर ड्रोसा लगा के ओरोमेट लगा के सिर्फ कलकेरिया फ्लोर पे रखा और ओरोमेट साथ बतौर एलपी मेडिसिन दे। तो विद इन द 6 मंथ उसका एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस ठीक हो गया था। तो इस तरह से बेशुमार केसेस हैं। इसमें जो पिक्चर है, बेसिकली पिक्चर जो है वो बेसिक कलकेरिया फ्लोर वाली है। तो कलकेरिया फ्लोर मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन है। और जो बोनी स्ट्रक्चर को तबाह करने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्यूबरक्लोसिस है, वो साइकोसिस है, वो सिफिलिस है। आगे चलें जी। एक मिनट पीछे चले जाएं। अच्छा, इसकी जो एसोसिएशन फीचर है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कॉमन फीचर लुक्ड ऑफ दिस, के हड्डियां जो है ना, बेसिकली हमने जो उसमें पढ़ा है, स्टडी करके हम आए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज भी है और ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रग्स भी है। कि जो दवाइयां इन लोगों को इस्तेमाल कराई जाती हैं, स्टीरॉइड इस्तेमाल कराए जाते हैं और पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, वो अल्टीमेटली बोन को खा जाते हैं। ये अपनी डिजीज से कम मरते हैं, ये दवाइयों से फिर ज्यादा मरते हैं। ये दवाइयों से फिर ज्यादा मरते हैं। तो यहां ये नेमत है इनके लिए होम्योपैथिक, जो इनकी देखें, ये डिजीज की तो प्रोग्रेस ये है कि उसकी मूवमेंट मुश्किल है, उसको पेन होता है, लेकिन उसको अर्ली मार देना, ये डॉक्टरों ने उसको अर्ली मारने की के लिए सबब बने हुए हैं कि वो दवाइयां ऐसी हो रही हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई हल भी नहीं है कि हम इनका स्टीरॉइड इस्तेमाल ना कराएं या एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज दवाइयां ना इस्तेमाल कराएं, लेकिन जो काज है ऑटोइम्यून की एक्टिवेशन का, वो काज ठीक करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। इसको उसने लेस फ्रीक्वेंट ओरोटिक इनकम्पिटेंशन है, कार्डियक कंडक्शन है। ये देखें आगे चल के ये फेब्रोसिस करती हैं, ये फिर दिल की जो एक्टिविटीज है उसको, लंग्स की एक्टिविटीज को सीज कर देती हैं, ये भी जोड़ की डिफॉर्मिटी सारी पैदा कर देती हैं। तो अल्टीमेटली आखिर इन्होंने पैरालाइज होके बेड पे चले जाना और फिर अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। आगे चलें जी। इसकी लाइट सिम्टम क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फेक्टिव डिजीज भी है, SLE भी है, और डेवलपमेंट ऑफ सेकंड थर्ड डिकेड है, टिपिकली डल एचिंग पेन ऑफ द इंडिकेशन, ये सारी इसकी वो चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो हमने वहाँ पढ़ी थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो एनक्लोजिंग में भी है। आगे चलते हैं जी, पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखें जी, नॉर्मल हमारा फीचर है जी बोन का, देखें ना, बड़ा क्लियर क्रिस्टल इसके अंदर स्पेसेस हैं, देखें, है ना। हर जोड़ जो है वो निखरा हुआ है। ये नॉर्मल है। आगे जरा दिखाएं। अब नॉर्मल आप समझेंगे तो आपको अब नॉर्मल की समझ आएगी। और आगे चले जाएं, बस ये देखें ना कितना क्लियर क्रिस्टल है। आगे चलें जी। ये वो जोड़ है, जरा वापस लाएं, ये वो जोड़ है, इसके अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट। आगे चलें जी। अब इनके अंदर जो है ना वो लचक खत्म हो जाती है। टेस्टिंग फॉर द लो बैक फ्लेक्शन, Schubel test to the measure the forward flexion of the lumbar spine in patient which suspected or proven ankylosing spondylitis with the patient standing erect, make a mark our spinous process of fifth lumbar vertebra or on the, वो देखें वो मार्क कर रहा है,
और मार्क करके वो देख रहा है कि जब इसको मैं बेंड करूंगा तो इसके, जो मैंने पहले बात की थी कि इसकी स्पेस बराबर है या नहीं बराबर। तो ये उसने एक क्लिनिकल टेस्ट लिखा हुआ है। आगे करें जी। ये भी उसने एक इस जोड़ को मूवमेंट करने के लिए उसको लटाया हुआ है और उसकी मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही, वो रिस्ट्रिक्ट हो रही, इससे ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है जी। आगे ये आ गया जी अर्ली सैक्रोलिएटिस जो जॉइंट है, इसकी शुरू की ये पोजीशन है। अब वो जो हमने आपको दिखाया था कितना क्लियर क्रिस्टल था, अब ये है, ये देखें ना, मोरे कहीं फ्यूज है कहीं है, एक हम को देखें बिल्कुल जुड़ गया है, यहाँ कोई स्पेस नहीं नजर आ रही। आगे चले, ये देखें एनक्लोजिंग सर्कुलेटरी जॉइंट है, ये देखें इसके अंदर कोई स्पेस नहीं रही। और जो हमने पहला नॉर्मल जॉइंट आपको दिखाया था वो कितना क्लियर फ्यूजन हो गया, इसका बिल्कुल जॉइंट जुड़ गया है। आगे चले, ये देखें दिस इज द बम्बू स्पाइन, कोई अंदर इसके अंदर आपको ये देखें ना बिल्कुल एक ही हड्डी नजर आ रही है, ये सिर्फ एक मार्क से निशान आपको नजर आ रहे हैं, बाकी हड्डी बिल्कुल जुड़ गई, इसके अंदर कोई लचक नहीं है। दिस इज अनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। आगे चलें जी, ये देखें आगे चलें, अब ये है जी इसका प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी ड्यू टू एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस ओवर पीरियड ऑफ 30 इयर्स। देखिए कितना लंबा पीरियड गुजारा है, ये था, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। देखें ये 1947 की तस्वीर है, हैं? हाँ, ये कब की है? तो ये देख रहे हैं, दिस इज एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। ये आपको मरीज आते होंगे यूं, और ये कितनी खुशी की और कितनी बड़ी बात है होम्योपैथी की कि ये इसको ठीक करने की सलाहियत रखती है। आगे चलें जी, प्रेजेंटेशन वो कहता है क्या करेगा, वो आएगा आपको कहेगा मुझे पुराना क्रॉनिक लो बैक पेन है यूजुअली, या टिंगनर्स कि जब मैं मूवमेंट करता हूं तो इसकी बढ़ जाता है। टेंड टू रिमेन एक्टिव एज वे टू ईज पेन एंड स्टिफनेस है इसके अंदर। बैक पेन है, टेंड टू बिकम मोर प्रोग्रेसिव, दिन ब दिन बढ़ रहा है। लुक फॉर एसोसिएशन चेस्ट वॉल टेंडरनेस, हील पेन, बटक पेन, ये सारे दर्द फिर इसके अंदर शुरू। ये है इसकी प्रेजेंटेशन। आगे चलें जी, ये मरीज आपके सामने आगे जब बैठता है ना, तो ये हम आम तौर पे जब हम बैठते हैं तो हम यूं भी कर लेते हैं, यूं करते हैं, ये बिल्कुल पकड़ा हुआ होगा यूं। और जब उठ के चलेगा भी ना, तो जैसे ब्रायोनिया का मरीज जो है ना वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये बिल्कुल जैसे लगता है कि बोर्ड अब स्टैचू निकल रहा है। इसकी आपसे बात अगर भी करेगा तो पूरी बॉडी को टर्न करेगा। तो ये दूर से जब एंट्री देता है तो इसकी गर्दन में कोई लचक नहीं होती। बंदा आता है ना यूं यूं करता हुआ आपके क्लिनिक पे आएगा, तो ये यूं करके ना स्टेप लेगा और बिल्कुल पता लगेगा कि इसकी गर्दन के अंदर सरिया है, ठोंक दिया किसी ने कि इसके अंदर लचक खत्म हो गया। और ये अर्ली प्रेजेंटेशन बड़ी मजे की होती है। मेरे पास एक खातून थी, वो किसी यूनिवर्सिटी की वो थी प्रोफेसर। अब जब वो एंट्री देती थी ना, तो वो जैसे किसी फिल्म की स्लो मोशन दिखाते हैं, ये मूवमेंट थी उसकी। मतलब एक फिल्म दिखाते हैं ना, फिर उसका स्लो मूव भी, जैसे क्रिकेट वाले दिखाते हैं जब ये कैच टच हुआ विकेट के साथ, ये नहीं हुआ, या कैच हुआ नहीं, तो वो एक स्लो मोशन दिखाते हैं। तो ये मूवमेंट बड़ी स्लो मोशन में इनकी होती है। और वो मैं उस वक्त, सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज द एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। वो कह रही है मुझे 5-6 साल से तकलीफ। मैं कहा यार ये 5-6 साल की थी, कहती मैं बस इसी तरह चलती हूँ।
तो मैं मियाज़मेटिक मेडिसिन में अवाइल प्रैक्टिस से इस्तेमाल करता हूँ। मैं काशी नोसो ट्यूबो और सिफिलिडियम ये लगा के ना मैंने उसको ब्रायोनिया दी। विद इन 2 वीक्स ना उसकी स्पीड बढ़ गई। तो ब्रायोनिया ने वो उसको काम तो पीछे दूसरी दवाइयों ने किया, लेकिन ब्रायोनिया की जो सिम्टम थी मेरे जहन में थी, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया, तो वो ब्रायोनिया से बिल्कुल 2-4-6 महीने लगे तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो कहने का मकसद है कि किसी दवाई से काम लेना, उसकी एक्चुअल पिक्चर्स के पीछे मियाज़मेटिक मेडिसिन अगर आप लगाएंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। ये तो बहुत सारी डिटेल यहाँ आई हुई है, लेकिन मकसद समझने का है कि व्हाट इज़ द एनक्लोजिंग स्पाइरोलाइटिस। ये बेसिकली आपको ये समझना है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि बोन के जो लिगामेंट्स हैं वो उनके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, वो टेंडर हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, उनके अंदर समझो कि कैल्शियम पर बाद डॉक्टर ने लिखा कि सीमेंट कर दिया जाए, और एक आध जगह मैंने पढ़ा कि सीमेंट भर दिया जाए। ये वर्टिब्रा कॉलम के अंदर सीमेंट भर दिया जाए और फिर वो बम्बू स्पाइन बना दिया जाए। तो आप लेमैन लैंग्वेज में ये भी समझें कि वैसे तो वो कहता है फाइब्रोसिस है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप ये समझें कि वहाँ आदमी सीमेंट भर दे। जब सीमेंट भर देंगे तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, लचक खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली, अच्छा ये देखें, कुछ पिक्चर मैंने डाली थी कि ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पिक्चर है। ये जब जोड़ पकड़ने गया, देखें यहाँ कुछ डॉट्स आपको नजर है, यहां से पकड़ा गया, ये पहले 2 जोड़ पकड़ेगा, ये नहीं पकड़ेगा, ये पकड़ेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला। यहां से अगर चलेगा ना, यहां से ये जोड़ पहले पकड़ा गया तो समझो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कितनी मतलब आसान सी पहचान है। अब गोट मैंने कहा था, गोट वाला होगा तो जोड़ का एक साइड स्वेल होंगे, ये देखें ना दोनों साइडों से स्वेल है, उसकी एक साइड सूजे होगी, जो यूरिक एसिड वाली, इसकी पूरी इन्फ्लेम है, और ये यहां से स्टार्ट है और ये इसने पकड़ा, अगली ये इसके फ्री है। ये अगर पहले पकड़ेंगे तो समझो ऑस्टियोआर्थराइटिस। आगे दिखाएं जी। ये एक्सरे है, इसका कलर देखा है आपको, यहां येलो नजर आ रहा है ये। अब ये येलो कौन सा है? ये अगर आपको येलो पिक्चर नजर आएगी तो ये कहेंगे सोराइटिस वाला आर्थराइटिस है। हाँ जी, ये सोराइटिक है। आगे चलें जी। अब देखें ये फिंगर अब डिफॉर्म हो गई है उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आगे चलें जी, और आगे चलें। ये तो बम्बू स्पाइन आ गई, ये देखिए। आगे चलें, और आगे चलें, ये भी बम्बू स्पाइन। ये मुख्तलिफ, अच्छा ये है, अब देखें ना कैसे टेढ़े हो गए जोड़, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आगे चलें जी, और आगे चलें जी। एक मिनट ये दिखाएं, ये नॉर्मल है, ये देखें ना जोड़ की उड़ा के ही रख दिया, सीधा ही कर दिया, इसके अंदर बकायदा सॉकेट बनती है, अंदर जा रहा है। ये पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। ये ठीक हो जाते हैं, देखें इनको 20-20, 25-25 साल लगते हैं स्टेज। और ये वाली पिक्चर, ये स्टेज है, आप उसकी वजह दरियाफ्त करें, मेडोरिनम डोसरा, ये कास्टिकम की स्टेज है, ये स्टेज है कास्टिकम का जो होते, हाँ दोनों नहीं, ये होते ही दोनों हैं। जो
रूमेटॉइड आर्थराइटिस याद रखें कि सिमेट्रिकली होगा, बोथ साइड गट्ठे जोड़ पकड़े जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई जोड़ शुरू स्टार्ट होएगा, गोट कोई जोड़ पकड़ा जाएगा लेकिन एक साइड सुजी होगी एक ठीक होगी। ये ना जी बेसिकली एक्सरे तो तुसी पहचान कर सकते हो। ठीक है जी, आगे ये देखें, द येलो एरोज इंडिकेट द बोटोनिराइज डिफॉर्मिटी, रेड एरोज इंडिकेट द इच किलर थंब डिफॉर्मिटी। आगे चलें जी, ये देखिए ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये अपनी साकड़ से जोड़ को बाहर निकाल के ले आता है। एक तो डिफॉर्म करेगा जहां जोड़ फिक्स था, और ये कास्टिकम का खास है। कास्टिकम क्या करेगा, जोड़ के अंदर डिफॉर्म करेगा, पैरालाइज कर देगा ना, और फिर वहां साकड़ से बाहर ले आएगा। जिस हालत में फिर आपको वो मियाज़मेटिक मेडिसिन के साथ कास्टिकम देंगे तो तब ये रिवर्स होगा। नहीं नहीं कत्ती नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। आगे जी, और आगे, और आगे, ये रूमेटॉइड के हाथ है। और आगे, और आगे, और आगे, ये गोट है ना, समझ आई कुछ? दो डिजीजेस